आज इस वीडियो में मैं थोड़ा इंग्लिश वर्ड्स का भी यूज़ करूँगा ताकि ठीक से समझ में आ सके। तो आज हम क्लास 10th के ऐसे 3 चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे, उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है या फिर 50% से ज़्यादा उसके आने की प्रोबेबिलिटी है। ये 3 चैप्टर है नेताजी का चश्मा, जो कि पहला चैप्टर है हमारे क्षितिज बुक का, और उसी के आगे बाल गोविंद भगत और लखनवी अंदाज। ये तीनों नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया है और बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया है और लखनवी अंदाज यशपाल के द्वारा लिखा गया है। अब नेताजी का चश्मा में पहला जो टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस है वो है कि कस्बे में क्या क्या होता था। तो कस्बे में ऐसे कुछ ही मकान थे जिन्हें पक्का मकान कहा जा सके, और ऐसा एक ही बाज़ार था जिसे हम पूरा बाज़ार कहा जा सकता है, और एक गर्ल्स का स्कूल था और एक बॉयज़ का स्कूल था, और उधर एक नगर पालिका भी थी जो कुछ ना कुछ काम करते रहती थी, जैसे कभी सड़क बना देना तो कभी वगैरह वगैरह। और उन्हीं में से किसी एक मेंबर ने एक आइडिया दिया था कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति एक चौराहे, मेन बाज़ार के चौराहे पर लगाने के लिए, और इसका काम उधर के हाई स्कूल के इकलौते आर्ट मास्टर को दिया गया। उसने यह मूर्ति 30 दिन में बनाने का वादा किया और वो मूर्ति बहुत सुंदर भी थी, बस वह उनके सिर और कुर्ते के 2 बटन तक ही थी, और उसके नीचे जिसने वो बनाया था उसका नाम भी था। अब इसके जो मेन लेखक हैं उनको आदत थी कि वह उस जगह से गुज़रते और हर बार पान खाते अपने काम पे जाने के समय। अब जब भी वह पान खाने जाते तो उसका चश्मा नेताजी सुभाष चंद्र जी की मूर्ति का चश्मा बदला रहता, क्योंकि वह एक असली चश्मा था, वह संगमरमर का बना चश्मा नहीं था, तो हमेशा बदल जाता। तो उन्होंने एक बार पान वाले से पूछ लिया कि यह चश्मा क्यों बदल जाता है। तो पान वाले ने जवाब दिया कि एक कैप्टन नाम का आदमी है जो ये चश्मा बदल देता है। जब लेखक ने कैप्टन को देखा तो उन्होंने देखा कि वह एक बहुत ही बूढ़ा लंगड़ा व्यक्ति था जो काले कलर का चश्मा पहनता था और एक सूटकेस अपने साथ लेकर घूमता था, और एक हाथ में अपने चश्मे की रेडी या फिर डंडी पर बहुत सारे चश्मे लेकर घूमता था। और जब भी उसके कस्टमर को नेताजी सुभाष चंद्र जी जैसा फ्रेम का चश्मा चाहिए होता था तो उनका चश्मा लेकर दूसरा फ्रेम लगा देता था। पर एक बार उन्होंने देखा कि उस मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं है, तो उन्होंने पान वाले से पूछा, तो पान वाले ने कहा कि कैप्टन मर चुका है। इससे लेखक को बहुत आघात हुआ, और फिर अगली बार जब वो उधर से गुजरने वाले थे तो उन्होंने सोचा कि वो मूर्ति की तरफ नहीं देखेंगे, लेकिन उन्हें आदत थी इसलिए उनकी नज़र मूर्ति की तरफ चली गई, और जैसे ही उनकी नज़र मूर्ति की तरफ गई वैसे ही वह गाड़ी रोककर उसके पास गए, और उन्होंने देखा कि उस मूर्ति पर बच्चों के खेलने वाले चश्मे हैं। यह देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब दूसरा चैप्टर है बाल गोविंद भगत। यह पिछले वाले चैप्टर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में पहला टॉपिक है कि बाल गोविंद भगत कैसे दिखते थे और उनका व्यक्तित्व कैसा था। बाल गोविंद भगत एक मंझीले कद के आदमी थे, या फिर हम कह सकते हैं ना ज़्यादा लंबे ना ज़्यादा छोटे, बीच कद के आदमी थे, और उनके पूरे मुंह पर सफ़ेद बाल थे, और वो कबीर के जैसे टोपी पहनते थे और कबीर को ही अपना भगवान मानते थे, और वह बहुत कम कपड़े पहनते थे, बस एक धोती, और हर समय कबीर के गीत गाते रहते थे, और वह जो भी उपजाते वह कबीर के मंदिर में जाके उसे दान करते, और जो भी प्रसाद के रूप में उन्हें मिलता उसी से गुजारा करते। अब जब आषाढ़ के महीने में हर कोई खेत में उतर जाता था अपने खेती के लिए, तब बाल गोविंद भगत की आवाज़ सुनकर लोगों के पैर और हाथ थिरकने लगते थे, और औरतें उनके गीत को गुनगुनाने लगती थी, और बच्चे उल्लास से झूमने लगते थे। और फागुन और कार्तिक के बीच का जो समय होता है उस समय बाल गोविंद भगत काले कंबल को ओढ़कर रोज़ सुबह 2 मील स्नान करने जाते और वापस आके पूरब की दिशा बैठकर एक ओटे पे अपने गीत गाते। और लेखक ने उन्हें एक दिन गीत गाते हुए देखा, तो उन्होंने देखा कि बाल गोविंद भगत बहुत ही सुरीली आवाज़ में गीत गा रहे थे, और
उनके हाथ करताल पे बहुत तेज़ी से चल रहे थे। अब ठंड में तो वह बाहर जाकर गीत गाते थे, लेकिन गर्मी के समय वह अपने घर में ही अपने कुछ मित्रों के साथ गाना गाते थे। और जब वह गाना गाते तो ऐसा प्रतीत होता कि बहुत मधुर स्वर पूरे गांव में फैल गया है। और धीरे धीरे बाल गोविंद भगत उठकर बीच में नाचने लगते और बाकी उनके मित्र उनके सामने बैठे उनके गीत गा रहे होते और बाल गोविंद भगत अपनी एक पंक्ति गाते और उनके मित्र उन्हें दोहराते और तिहराते। उनके बेटे की मृत्यु के दिन उनकी नृत्य का चरम सीमा पे थी, क्योंकि वह मान रहे थे कि आत्मा का मिलन परमात्मा से हो गया है। अब इसके बाद उनकी मृत्यु के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उनकी मृत्यु उनके ही अनुरूप हुई। वह हर साल 30 माह दूर गंगा स्नान के लिए जाते थे, पर इस बार जब वह लौटे तो वह थोड़े बीमार से थे, पर तो भी उन्होंने किसी की बात न मानी और रोज़ उसी स्वर में गाते रहते। पर उनकी मृत्यु के एक दिन पहले उनका स्वर थोड़ा टूट गया और अगले दिन बाल गोविंद भगत मृत्यु से मिल चुके थे। अगला आता है लखनवी अंदाज। इसमें पहला क्वेश्चन आ सकता है कि लेखक ने सेकंड क्लास की टिकट क्यों ली थी। तो लेखक ने सेकंड क्लास की टिकट इसलिए ली थी ताकि वह कुछ लिख सके और उन्हें शांति से लिखने का माहौल मिले। पर वह जब उस बोगी में घुसे तो उन्हें एक लखनवी व्यक्ति मिला जिसके सामने 2 खीरे पड़े थे। जब वह उधर जाके बैठे तो वह लखनवी व्यक्ति थोड़ा डिस्टर्ब हो गया और फिर थोड़ी देर बाद वह लखनवी व्यक्ति वो 2 खीरों को उठाकर धोकर छीलकर नमक मिला जीरा और मिर्ची की सुर्खी छिड़क कर लेखक से उन्हें खाने के लिए पूछता है, पर लेखक भी अपने आत्मसम्मान के कारण उन्हें मना कर देते हैं। फिर वह लखनवी व्यक्ति उसे एक एक कर सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक देता है। तो वह लेखक को लगता है कि यह बहुत एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है और लेखक मानते हैं कि बिना पात्र बिना सोचे एक लेख लिखा जा सकता है, जैसे बिना खाए भी खीरे का स्वाद लिया जा सकता है। थैंक यू।